अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 304 की मिड टर्म की प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट 50 MCQs जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, जो मोस्ट रिपीटेड है, बार बार स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। और लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 18 तक आपका सिलेबस है। तो हमारे MCQs जो हैं ये भी लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 18 तक हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। ठीक है, जिस तरह से मेरी अदर वीडियोस जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, और डायरेक्ट जो आंसर होगा वो मैं बताऊंगी। ज़्यादा वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी क्योंकि 50 MCQs हैं। तो अगर मैं सारे MCQs को जितने भी ऑप्शंस होंगे वो एक्सप्लेन करूँगी तो उससे वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, टू दी पॉइंट जो है वो हम बात करेंगे और करेक्ट आंसर जो है उस पर हम डायरेक्ट जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल्स एक्ट लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल इन द कॉन्टेक्स्ट आर स्कोप ऑफ द क्लास। ठीक है, कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, कि स्कोप ऑफ द क्लास, ठीक है, कि प्रोग्राम का जो कॉन्टेक्स्ट होता है या फिर क्लास का जो स्कोप होता है, तो उसमें स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ ग्लोबल वेरिएबल। तो जी बिल्कुल ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो हम लगाएंगे इसका ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि स्टैटिक वेरिएबल जो हैं वो क्लास के स्कोप में एक्ट करते हैं लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि उनको एक्सेस किया जा सकता है। हर वेरिएबल, हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट वन चलते हैं, अ मेंबर फंक्शन हैविंग द सेम नेम एज डेट ऑफ अ क्लास एंड अ टिल्डा साइन विद इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो ये साइन जो है इसको टिल्डा कहते हैं। तो वो मेंबर फंक्शन जिसका नेम जो है वो सेम नेम होता है जो हमारी क्लास का होता है, और उस नेम के आगे जो है वो साइन ये लगा होता है टिल्डा, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो गेटर और सेटर जो है ये तो मतलब 100% आंसर नहीं होंगी। ठीक है, हमारे पास जो सेम नेम होता है वो चीज़ें जिनमें हमारे पास क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है इनका सेम नेम होता है। ठीक है, इनका सेम नेम वही होगा जो हमारी क्लास का नेम होगा, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होगा कि कंस्ट्रक्टर जो है उसके आगे हम टिल्डा साइन जो है वो नहीं लगाते, और जो हमारे पास डिस्ट्रक्टर होता है वो उसके आगे हम क्या करते हैं, उसके नेम के आगे हम टिल्डा लगाते हैं। इट्स मीन कि ये हमारा डिस्ट्रक्टर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा कि जो डिस्ट्रक्टर होता है उसका नेम जो है वो क्लास के नेम के सेम होता है। ठीक है, उस क्लास का नेम जो है वही डिस्ट्रक्टर का नेम होगा और उसके आगे जो है वो टिल्डा का साइन लगा होगा। इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट वन चलते हैं कि विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कि इनहेरिटेंस की कौन सी एडवांटेज नहीं है, इनमें से हमने बताना है। ठीक है, तो हम टू दी पॉइंट चलते हैं। जो हमारा करेक्ट आंसर है, जो इनहेरिटेंस की एडवांटेज नहीं है वो है हमारी डी राइटिंग ऑफ कोड। ठीक है, अवॉइडिंग ऑफ डी राइटिंग ऑफ कोड जो है ये हमारी इनहेरिटेंस की एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन इज़ नॉट द कीवर्ड इन C++। तो C++ में कीवर्ड कौन सी हैं जो हम C++ की प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, वो हमारे कीवर्ड हैं लाइक क्लास कीवर्ड हम यूज़ करते हैं जब हम किसी क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ हम कीवर्ड यूज़ करते हैं क्लास का, तो वो एक C++ का कीवर्ड है। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं फ्रेंड फंक्शन के लिए हम फ्रेंड का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर के लिए ऑपरेटर का, कांस्टेंट किसी फंक्शन को हमने कांस्टेंट करना हो तो उसके लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड, और स्ट्रक्चर हो तो उसके लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड। तो ये सारे जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं वो हमारे कीवर्ड होते हैं C++ में। लेकिन हम जो है ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन BOP ये जो ऑपरेटर यहाँ पे ये हमें कीवर्ड गिवन है इसको हमने अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ नहीं किया। इट्स मीन कि ये C++ का कीवर्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक ऑपरेटर है कैन बी ओवरलोडेड। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि ये जो ऑपरेटर है इसको ओवरलोड किया जा सकता है या नहीं। तो अब ये जो इम्पॉर्टेंट है MCQs। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है यहाँ पे ऑपरेटर जो है इसको चेंज कर दिया जाए और पूछा जाए कि ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड हो सकता है या नहीं। तो इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, आपके हैंडआउट्स पे चलती हैं, वहाँ पे आपके पास गिवन है कि आप किन किन ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। तो मैंने हैंडआउट्स ओपन किया है, यहाँ पे हम सर्च करके देख लेते हैं कि वो ऑपरेटर जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटर
ऑपरेटर ओवरलोडिंग लिख के तो हम सर्च कर लेते हैं। ऑपरेटर ओवरलोड, ठीक है, तो यहाँ से ही मैं लिख लेती हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो और जल्दी से हमें जो हमने फाइंड करना है, जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो मैं दिखा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हैंडओवर्स में ऑपरेटर्स गिवन हैं जिनको आप कर सकते हैं ओवरलोड, और आई थिंक वो सॉरी इसमें नहीं है, वो CS201 में थे कि आप किन किन ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। हो सकता है आपके हैंडओवर्स में भी हो, लेकिन जल्दी में जो है वो मुझे ना मिले हों, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर आपको गिवन है इसको आप ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर जो है हमारा ट्रू होगा कि हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है कि विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ठीक है, कौन सा ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड नहीं हो सकता। तो अब ये देखें, ये ऑपरेटर जो ये ऑपरेटर जो है ये भी ओवरलोड हो सकता है। इक्वल बी असाइनमेंट का जो ऑपरेटर है वो भी ओवरलोड हो सकता है, और ये ब्रैकेट जो है ये यानी कि सबस्क्रिप्ट और ऑपरेटर जो है ये भी ओवरलोड हो सकता है। और जो ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकता वो कौन सा है, ये कंडीशनल, ठीक है। ये ऑपरेटर जो है इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। और ये ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं या नहीं, ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है स्टूडेंट से, तो आपने अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखना है कि किन ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं और किन ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एडवांटेज ऑफ WOP, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसकी एडवांटेज कौन सी है। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसमें कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, एक दफ़ा लिख के बार बार यूज़ कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रिएट कर सकते हैं वन यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बाय एक्सटेंडिंग, जी एक क्लास को एक्सटेंड करके हम दूसरी जो है क्लास क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स और रियल वर्ड, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं ये इसके एडवांटेज हैं। तो हमारे पास आंसर जो है वो होगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, कि हमारी ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये एडवांटेजेस हैं WOP की। नेक्स्ट वन है द लाइफ ऑफ सब ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइफ ऑफ मास्टर क्लास इन, ठीक है, कि किस में जो है वो सब ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी लाइफ जो है वो डिपेंड नहीं होती मास्टर यानी कि डिराइव्ड क्लास की जो लाइफ है वो डिपेंड नहीं करती अपनी बेस क्लास पे, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये हमारे पास एग्रीग्रेशन में होता है। एग्रीग्रेशन में दो क्लासेस जो होती हैं, ऑब्जेक्ट क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, यानी कि सब ऑब्जेक्ट और मास्टर क्लास जो होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि ये अलग अलग भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक दूसरे की लाइफ से इनको इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि एक क्लास जो है वो ख़त्म होगी दूसरी क्लास भी ख़त्म हो जाएगी, इस तरह से नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, तो ये अलग अलग एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इट्स मीन कि एग्रीग्रेशन जो है वो हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं कि दिस पॉइंटर आर नॉट एक्सेसिबल फॉर स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है, कि जो हमारे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं उनमें हमारे पास जो दिस पॉइंटर होता है वो एक्सेसिबल नहीं होता, यानी कि दिस पॉइंटर से हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। तो जी बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है, ट्रू हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वन चलते हैं, डैश रिमेन इन द मेमोरी इवन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास हैव बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कि वो कौन से वेरिएबल्स हैं जो मेमोरी में रहते हैं यहाँ तक कि हम जो हमारा प्रोग्राम में जितने भी हमारा प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो गया, प्रोग्राम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन वो वेरिएबल है तब भी रहेगा, ठीक है। वो वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होगा, जब प्रोग्राम डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो वो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो प्रोग्राम में रहते हैं यहाँ तक कि तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वन चलते हैं, इन WOP क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, क्लास जो है वो एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप की एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। क्लास जो है वो एग्जाम्पल है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप की। ये सारे रिपीटेड MCQs हैं, इनको तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट वन चलते हैं कि जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, ठीक है, कि एक क्लास कुछ क्लासेस जो है वो जनरलाइज है कुछ स्पेशलाइज हैं, तो ये रिलेशनशिप है
ये किन क्लासेस के दरमियान होता है और इसको हम कब इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं इनहेरिटेंस में, ठीक है। इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या होता है कि हम कुछ डिराइव्ड क्लास होती हैं, कुछ बेस क्लासेस होती हैं। बेस क्लासेस को हम जनरल कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, और जो हमारे पास डिराइव्ड क्लासेस होती हैं वो स्पेशलाइज होती हैं। तो इस रिलेशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं इनहेरिटेंस में। नेक्स्ट वन है कि C++ क्लास इज सिमिलर टू, ठीक है। C++ क्लास जो है वो सिमिलर है किससे, स्ट्रक्चर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि C++ क्लास जो है वो उस स्ट्रक्चर की तरह की है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि वी कैन use this pointer in the constructor in the body and even in the initialization list of any class if we are careful, ठीक है। तो ये wrong है। हम जो दिस पॉइंटर हमारे पास होता है उसको ना ही कंस्ट्रक्टर की बॉडी में यूज़ कर सकते हैं और ना ही हम उसको क्लास की इनिशियलाइजेशन लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट वन है स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी इनिशलाइज मोर देन वंस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी रॉन्ग है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल जो हैं पूरे प्रोग्राम की लाइफ में जस्ट एक दफ़ा ही हम उनको इनिशलाइज कर सकते हैं, उनको बार बार इनिशलाइज नहीं किया जा सकता। तो इट्स मीन कि ये भी हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। फॉर क्लासेस विद कॉमन बिहेवियर यू कैन सेव एफर्ट बाय प्लेसिंग द कॉमन बिहेवियर इन ठीक है, कि वो क्लासेस का जो कॉमन बिहेवियर होता है, जो जनरल बिहेवियर होता है, उसको आप उस कॉमन बिहेवियर को आप किस में स्टोर करते हैं या किस में राइट करते हैं। तो वो हमारे पास होती है बेस क्लास, ठीक है। कि बेस क्लास जो होती है वो एक जनरल क्लास होती है, उसमें जनरल जो हमारे पास बिहेवियर्स होते हैं वो हम उसमें रख देते हैं। और फिर डिराइव्ड क्लासेस जो है उस जिनका वो बिहेवियर होता है, ठीक है, मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस जिनका वो बिहेवियर है, तो हम उसमें अलग अलग से हर डिराइव्ड क्लास में वो बिहेवियर जो जनरल है वो नहीं लिखते, बल्कि हम वो बेस में लिख देते हैं। और फिर डिराइव्ड क्लासेस जो हैं वो बेस से उसको इनहेरिट कर लेती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि यूजिंग इनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव, ठीक है, कि इनकैप्सुलेशन को यूज़ करके हम किस चीज़ को अचीव करते हैं वो हमने बताना है। तो जब हम इनकैप्सुलेशन करते हैं तो उसमें हम इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं। इट्स मीन कि हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है वो अचीव करते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या है, C++ कंपाइलर डज नॉट अलाउ टू डायनामिकली एलोकेट मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कि C++ कंपाइलर जो है वो डायनामिकली हमें एलोकेट नहीं करता, वो यानी कि C++ कंपाइलर में हम ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी जो है वो डायनामिकली एलोकेट नहीं कर सकते। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि C++ में हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यू पॉइंटर, ठीक है। न्यू पॉइंटर को यूज़ करके हम C++ में डायनामिक मेमोरी जो है एलोकेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। नेक्स्ट वन है कि डैश इज़ यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हिडन विद इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि कौन सी चीज़ है इनमें से जो हम यूज़ करते हैं जब हमने इंफॉर्मेशन जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो हिडन है उसको हमने एक्सेस करना होता है, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं प्राइवेट डाटा मेंबर्स को। जब हमने इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना होता है ऑब्जेक्ट की हिडन इंफॉर्मेशन को, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम प्राइवेट मेंबर फंक्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है। प्राइवेट मेंबर फंक्शंस जो हैं वो हम यूज़ करते हैं जब हमने हिडन इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट जो है यूज़ करना होता है। नेक्स्ट वन है कि सपोज देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पास पर्सन की बजाय कोई और चीज़ गिवन हो, कोई और यहाँ पे टाइप गिवन हो, ठीक है। तो आपने उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो किसी पर्सन की मतलब करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स मतलब हर पर्सन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सन है हमें, तो पर्सन जो है हर एक पर्सन का नेम भी होगा, हर एक पर्सन की एज भी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये उसके बिहेवियर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और वर्क जो है ये उसका
बिहेवियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्सन के एट्रीब्यूट्स क्या है, तो वो है नेम एंड एज, क्योंकि हर पर्सन का नेम और एज होता है, हर पर्सन का ये एट्रीब्यूट होता है। तो ये हमारे पास नेम एंड एज जो है ये एट्रीब्यूट्स हैं। और पर्सन का जो बिहेवियर अगर पूछा जाए तो वो हमारे पास होगा वर्क। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या है, तो बहुत नेम एंड एज ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा कि दोनों जो हैं ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट वन है, अ क्लास कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ स्टेटमेंट बाय। ठीक है, क्लास जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टेटमेंट में से, बाय किसके थ्रू। ठीक है, तो अगर हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो गिवन हो तो उसमें से कहा जाए कि आपने जो क्लास है वो आइडेंटिफाई करनी है, तो क्लास को हम आइडेंटिफाई करते हैं जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नाउन्स होते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नाउन्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगी, वो हमारे पास क्लासेस होंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द, यानी कि नाउन जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन चलते हैं, द मेंबर ऑफ अ क्लास दैट कैन बी एक्सेस्ड विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड। ठीक है, कि क्लास का वो मेंबर जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ठीक है, कि क्लास का वो मेंबर जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं उसको क्लास का मेंबर बनाए बगैर। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास पब्लिक मेंबर होता है। ठीक है, पब्लिक मेंबर को आप किसी भी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट हो या ना हो। तो पब्लिक मेंबर जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, विच कंस्ट्रक्टर इज द सोर्स फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए सोर्स ऑफ कंस्ट्रक्ट क्या होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास होगा न्यू ऑपरेटर। हम न्यू ऑपरेटर यूज़ करते हैं जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है और मेमोरी एलोकेट करनी होती है। ठीक है, और हम डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं जब हमने मेमोरी एलोकेट करनी होती है। डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं जब हमने मेमोरी को फ्री करना होता है। और डिलीट ऑपरेटर यूज़ करते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को डिलीट करना होता है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये चीज़ें हम कब कब यूज़ करते हैं, ताकि इन चारों के रिलेटेड आपसे पूछा जाए तो आप उसको क्लियर कर सकें, आप उसको राइट कर सकें। नेक्स्ट में चलते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास इज इन्वॉल्व्ड इन। ठीक है, तो डिराइव्ड क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास इनहेरिटेंस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। कि क्लासेस जो हैं जब बेस क्लास से डिराइव्ड क्लासेस जो हैं वो इनहेरिट कर रही होती हैं तो वो हमारे पास इनहेरिटेंस होती है। नेक्स्ट वन है कि व्हेन अ डिराइव्ड क्लास कैन ऐड। ठीक है, कि डिराइव्ड क्लास में क्या चीज़ें जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो बेस क्लास से इनहेरिट कर रही है। तो क्या हम उसमें न्यू डाटा मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, क्या हम न्यू मेंबर फंक्शन और न्यू फ्रेंड फंक्शंस ऐड कर सकते हैं, और क्या हम डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ऐड कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, हम ये तीनों चीज़ें जो हैं वो डिराइव्ड क्लास में ऐड कर सकते हैं। डिराइव्ड क्लास की ये तीनों चीज़ें जो हैं अपनी हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन इनमें से कौन सी नहीं है। एग्रीगेशन जो है उसमें भी ऑब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे से एसोसिएट कर रहे होते हैं। कंपोजिशन जो है उसमें भी ऑब्जेक्ट से एक दूसरे से एसोसिएट कर रहे होते हैं। लेकिन कंपोजिशन में ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट एसोसिएट कर रहे हैं कंपोजिशन में, वो ऑब्जेक्ट जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो इकट्ठे ही एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद एग्रीगेशन में क्या होता है कि चीज़ें जो हैं जो ऑब्जेक्ट एसोसिएट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी कि एक दूसरे के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं अलग-अलग। उसके बाद सिंपल एसोसिएशन भी हमारे पास होती है। तो जो हमारे पास एसोसिएशन का ऑब्जेक्ट एसोसिएशन नहीं होती वो हमारे पास इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो होपफुली ये चारों का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं, वी अचीव इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन फ्राम इट्स एक्सटर्नल इंटरफेस थ्रू। ठीक है, कि हम जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है उसको अचीव कर सकते हैं फ्राम इट्स एक्सटर्नल इंटरफेस थ्रू इंफॉर्मेशन हाइडिंग थ्रू इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। इनकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है ये दोनों जो हैं हमारे पास, यानी कि इनकैप्सुलेशन में हम इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं, तो ये दोनों हमारे पास करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, देखते हैं क्या है कि अज्यूम अ क्लास सी विद ऑब्जेक्ट 1, 2 एंड 3 फॉर द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट 3 इक्वल ऑब्जेक्ट 1 एंड -2 ऑब्जेक्ट 2
टू वर्क करेक्टली इफ द ओवरलोड ऑपरेटर मस्ट, ठीक है, कि ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ऑब्जेक्ट 3 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 माइनस ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, ये करेक्टली वर्क करेगी अगर हमें जो है ये स्टेटमेंट एक वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 से माइनस करेंगे तो एक वैल्यू आएगी जो ऑब्जेक्ट 3 की होगी, तो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्टली वर्क करेगी जब हमें ये एक वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगी। नेक्स्ट वन है सपोज दैट द टेस्ट क्लास डज नॉट हैव एन ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर। सपोज कर लें कि एक टेस्ट क्लास है और उसका ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, तो व्हाट हैपन्स व्हेन एन असाइनमेंट, ठीक है, तो उसका असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, तो फिर भी अगर हम उसमें असाइनमेंट करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, तो फिर इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो होगी, ठीक है, तो इनमें से ये सिचुएशन होगी कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है फिर हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, कि असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है उस क्लास में ओवरलोडेड, तो फिर भी हम असाइनमेंट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज़ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर ऑलवेज टेक्स नो आर्ग्यूमेंट इफ ओवरलोडेड, ठीक है, कि वो कौन सा आर्ग्यूमेंट है जिसको अगर हम ओवरलोड करें, वो कौन सा ऑपरेटर है जिसको हम अगर ओवरलोड करें तो वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, तो वो हमारे पास है यूनरी ऑपरेटर, यानी कि प्लस प्लस जो है ये कोई भी ऑपरेटर नहीं ले आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा जब इसको हम ओवरलोड करेंगे। नेक्स्ट वन है कि फ्रेंड क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेट टू ईच अदर, ठीक है, तो जी बिल्कुल फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास को हम एज अ अल्टरनेट एक दूसरे के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, ठीक है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है उसको हम स्टैटिक भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट भी डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसको हम वर्चुअल डिक्लेयर नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये भी। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं अपने पेपर में जाने से पहले। इसके अलावा जो है आप CS 304 के क्विज़ नंबर 1 एंड क्विज़ नंबर 2 जो है उसको भी प्रिपेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की आपके पास कमांड आ जाए, ठीक है। उसके बाद आप 304P जो है प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है उसके जो लैब क्विज़ेज़ हैं उन एमसीक्यूज़ को भी ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि वो भी यही हैंडआउट्स हैं, इसी हैंडआउट्स के वो एमसीक्यूज़ हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपने प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट में चलते हैं, इनहेरिटेंस इज़ अ वे टू, ठीक है, इनहेरिटेंस जो है वो एक तरीका है जनरल क्लासेस को स्पेसिफिक क्लासेस बनाने का। नेक्स्ट में चलते हैं, अ जेनेरिक क्लास शोइंग ऑल कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, ठीक है, तो ये जो जेनेरिक क्लास होती है जिसमें तमाम कॉमन एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एक क्लास रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो ये फीचर है किसका, ये इनहेरिटेंस का है। इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो क्लासेस होती हैं, डिराइव्ड एंड बेस, और बेस क्लास हमारे पास जेनेरिक क्लास होती है और उसमें तमाम कॉमन एट्रीब्यूट्स सामने रखे होते हैं, कॉमन एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर, तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस में होता है। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो ये आपके पास आपके हैंडआउट्स में एक एग्जाम्पल है, उसमें आपको करेक्ट सही से पता चल सकता है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है जो नहीं है वो है हमारे पास वुमेन, और अगर पूछा जाए कि कौन सा है तो ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट चलते हैं, इन ऑर्डर टू फ्री मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट वी यूज़, ठीक है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने मेमोरी ऑक्यूपाई की है और हम उसको फ्री कराना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम उसके लिए डिस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम मेमोरी एलोकेट करना चाह रहे हैं, हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको मेमोरी एलोकेट की है, तो फिर हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, और अगर हमने स्पेस को फ्री करना है तो फिर हम डिस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है, डैश सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कार्बन, डायमंड एंड कोल, ठीक है, तीनों जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म के सिनेरियो को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो नेक्स्ट वन चलती हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ OOP इज़ यूज टू डिराइव अ क्लास फ्रॉम अनदर, ठीक है, कि OOP का कौन सा फीचर है जिसमें हम एक क्लास को दूसरी क्लास से डिराइव्ड करते हैं, इनहेरिट करते हैं, तो वो हमारे पास इनहेरिटेंस में होता है जब हम बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास को बेस क्लास से इनहेरिट करते हैं। नेक्स्ट वन है, डैश इज़ अ रिलेशनशिप, ठीक है, तो जो इनहेरिटेंस जो है ये एक रिलेशनशिप है जिसमें बेस और डिराइव्ड क्लास के दरमियान रिलेशनशिप बन जाता है। नेक्स्ट वन है, द रिलेशनशिप
इंडिकेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स अदर ऑब्जेक्ट। कौन सा रिलेशनशिप जो है इनमें से इंडिकेट कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरी ऑब्जेक्ट को कंटेन कर रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास हैज़ा, इज़ा, बी, ठीक है। तो कोई भी जो है इनमें से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमारे पास नन ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट चेंज देयर स्टेट। कांस्टेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी स्टेट जो है चेंज नहीं करते। तो जी बिल्कुल, जो कांस्टेंट चीज़ें होती हैं वो चेंज नहीं करती अपनी स्टेट को, ठीक है। वो सेम ही रहेंगी जो क्योंकि वो कांस्टेंट हैं। नेक्स्ट वन है डैश प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एक्सेस द डाटा मेंबर। डाटा मेंबर को एक्सेस करने की फैसिलिटी जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो वो एक्सेसर फंक्शंस जो हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। एक्सेसर फंक्शन कौन से हैं, गेट एंड सेट। नेक्स्ट वन चलती हैं कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड इवन व्हेन अ क्लास इज नॉट, ठीक है। कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम तब भी कॉल कर सकते हैं इवन जब कि क्लास जो है वो इंस्टेंशिएट भी ना हुई हो, ठीक है। इंस्टेंशिएटेड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है कि हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन को तब भी कॉल कर सकते हैं इवन यहाँ तक कि क्लास जो है वो इंस्टेंशिएट भी ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट प्रॉब्लम्स में अकर व्हेन वी कॉपी ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अकर होती हैं जब हम कॉपी करते हैं ऑब्जेक्ट्स को विदाउट यूजिंग डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये तीनों डैंगलिंग पॉइंटर, मेमोरी लीकेज और सिस्टम क्रैश, ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं ये अकर होती हैं जब हम डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते। नेक्स्ट चलती है द टेक्निक इन विच वी विजुअलाइज आवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आपके हैंडवर्ड्स का नेम है, ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है। In object-oriented programming, a class of objects can dash properties from another class, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इनहेरिट कर सकते हैं दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस होगा यानी कि इनहेरिट। टू कन्वर्ट फ्राम अ यूज़र डिफाइंड क्लास टू अ बेसिक टाइप यू वुड मोस्ट लाइकली यूज, ठीक है। कि अगर आप एक यूज़र डिफाइंड क्लास को बेसिक टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप एक कन्वर्जन ऑपरेटर जो है वो यूज़ करेंगे जो क्लास का मेंबर होगा। नेक्स्ट वन है विच मीन्स इफ़ ए डिक्लेयर्स बी एज इट्स फ्रेंड। अगर ए जो है वो बी का फ्रेंड है तो it does not mean that A can access private data member of B. It only means that B can access, ठीक है। कि अगर A जो है वो हमने डिक्लेयर किया है B एज इट्स फ्रेंड्स, ठीक है। कि B को A का फ्रेंड डिक्लेयर किया है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि A जो है वो भी एक्सेस कर सकता है B के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को, नहीं, ठीक है। क्योंकि B जो है वो A का फ्रेंड फंक्शन है तो B जो है वो एक्सेस करेगा A के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को, A जो है वो B के एक्सेस नहीं कर सकता। इट्स मीन कि ये फ्रेंडशिप जो है वो वन वे है ओनली, ठीक है। कि अगर B जो है वो A का फ्रेंड है तो B जो है वो ही एक्सेस कर सकेगा A के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को, A जो है वो B के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद है प्लीज़ चूज़ वन फ्रेंड फंक्शंस आर, ठीक है। कि हमने बताना है फ्रेंड फंक्शंस जो हैं वो डैश ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ क्लास, वो फंक्शन के वो क्लास के कौन से फंक्शंस हैं। फ्रेंड फंक्शंस जो हैं वो नॉन मेंबर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये क्लास के बाहर होते हैं और क्लास के जो अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं, डाटा मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास नॉन मेंबर्स हैं। विच पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स इट्स स्टेट, ठीक है। कि कौन सा ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट है जो स्टेट को एग्जिबिट करता है, तो वो है हमारे पास डाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गया और कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है ताकि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। और मज़ीद मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियोज़ के हवाले से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें।